नमस्कार, वीकली टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। वीकली टॉपिक्स जहां पे हम हर हफ्ते बातचीत करते हैं उस हफ्ते के बाजार को लेकर और साथ साथ जानकारों से जुड़ते हैं, उनकी रणनीति समझते हैं उस मार्केट्स के ऊपर और उसके अलावा इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर भी बातचीत करते हैं। लेकिन ये हफ्ता खास था क्योंकि इस हफ्ते में ना केवल इस वीक का ही एंड हुआ बल्कि अर्निंग सीजन का भी एंड इसी हफ्ते होता हुआ दिखाई पड़ा। तो आज हम अर्निंग सीजन को लेकर भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पहले इस हफ्ते का बाजार देख लेते हैं किस तरह की स्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ी। क्योंकि इस पूरे हफ्ते में बाजार 0.5% के आसपास की गिरावट में रहा। सेंसेक्स निफ्टी में, निफ्टी बैंक करीब 1% के आसपास फॉल, मिड कैप फ्लैट रहा, स्मॉल कैप फ्लैट रहा और जो सेक्टोरल परफॉर्मेंस है उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर मेटल स्पेस पे आता हुआ दिखाई पड़ा। करीब 3% नीचे रहा। प्राइवेट बैंक से 1% नीचे, आईटी करीब 1% ही बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेजर प्रेशर मार्केट में मेटल की तरफ इस हफ्ते में आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन दूसरा बड़ा जो एक इवेंट हुआ है वो है अर्निंग, जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे अपने जानकारों से। तो दो जानकार हमारे साथ मौजूद हैं इस हफ्ते। हम गौरांग सर हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे नंबर्स को लेके, उनकी इंडिविजुअल पिक्स की बातचीत करेंगे और साथ साथ शरद सर भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते रहेंगे उनकी इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर और वो कहाँ पे बेट कर रहे हैं इस सिचुएशन सिनेरियो में इस अर्निंग के बाद। तो पहले वो अर्निंग के कुछ नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, किस तरह के आंकड़े इस पूरी तिमाही में देखने को मिले हैं। स्पेशली जो ये अर्निंग थी इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हुआ। स्पेशली जो इनपुट कॉस्ट थी वो थोड़ी सी कम हुई, जिसका इम्पैक्ट कंपनियों के मार्जिन्स पे आता हुआ दिखाई पड़ा। कहीं पर डिमांड अच्छी आई, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, कहीं पर पिकअप आया एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर। आईटी के नंबर सबड्यूड रहे, फार्मा में एक्सपोर्ट नंबर्स बेटर आते हुए दिखाई पड़े, यूएस मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। तो इसीलिए अलग अलग अर्निंग्स का अलग अलग इम्पैक्ट रहा। पहले वो निफ्टी की अर्निंग्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी, किस तरह की पोजीशनिंग वहाँ पर देखने को मिली। निफ्टी के केस में वाई बेसिस देखें या क्यू ऑन क्यू, तो वाई तो लो बेस का बढ़िया इफेक्ट रहा, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो नंबर है वहाँ पर थोड़ा सा एक सबड्यूड साइड पर आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है। मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे क्यू ऑन क्यू नंबर्स रहे हैं। सेंसेक्स के केस में भी निफ्टी में 5% की ग्रोथ रेवेन्यू में, 32% की ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में। सेंसेक्स में 11% की ग्रोथ रेवेन्यूज में और 33% की ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में। हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पर भी डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ प्रोमिनेंट सेक्टर जैसे कि ऑटोमोबाइल हुआ, जैसे कि आईटी हुआ, फिनेंशियल्स हुआ, वो आपके सामने है। ऑटोमोबाइल करीब 26% की ग्रोथ वाई बेसिस पे और मुनाफा भी यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा अगर आप सीमेंट स्पेस पर नज़र डालेंगे तो वहाँ पर रेवेन्यूज़ 11% बढ़े, हालांकि 6% मुनाफे में डिक्लाइन रहा। ऑब्वियसली बात है वो एक सबड्यूड क्वार्टर रहता है मानसून के आसपास, उनमें गोइंग फॉरवर्ड पिक आता हुआ दिखाई पड़ता है। फिनेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बैंक्स अलग हैं, एनबीएफसीज अलग हैं, प्राइवेट अलग हैं, पीएसयू अलग है, लेकिन कंसोलिडेटेड नंबर में वाई बेसिस पे एक अच्छी ग्रोथ फिनेंशियल स्पेस में और 60% प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी। ऑयल एंड गैस में ओएमसीज के नंबर बेटर थे, अपस्ट्रीम में थोड़ा प्रेशर, तो 10% वाई बेसिस पे रेवेन्यू में दबाव रहा, लेकिन मुनाफे में 158% की बढ़त, क्योंकि लो बेस का एक बढ़िया इफेक्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा। और लास्टली आईटी कंपनियां 11% की वाई ग्रोथ, हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स में 5% का एक डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ा और रेवेन्यूज फ्लैट रहे। तो इन सभी आंकड़ों की पृष्ठभूमि में बातचीत करते हैं अपने जानकारों से। नमस्कार गौरांग सर, आपका भी, और शरद सर आपको भी नमस्कार। पहले तो गौरांग सर, अर्निंग्स को लेकर क्या आपने रीड किया इस क्वार्टर में? कितने जो बाजार की अभी स्थिति है, क्या पूरी तरह से ये इवेल्युएट करती है अर्निंग को, या हम थोड़ा ओवर निकल गए थे, अब राइट साइज हो रहा है मार्केट के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, इस शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को हमारे तरफ से ये जो पहली तिमाही के नतीजों का निर्णायक तरीके से पर्दे गिरे हैं। और क्योंकि कोई ऐसी बड़ी नकारात्मक परिस्थिति सुमित अगर मैं कहूँ तो सामने नहीं आई, तो ये अच्छी बात है हमारे सबके लिए। आकलन ये कहता है हमारा कि शायद आने वाले जो तिमाही नतीजे होंगे दूसरी, तीसरी और चौथी के, वहां पर थोड़ा बहुत सुधार धीरे धीरे करके होता हुआ दिखेगा। थोड़ी बहुत चिंता के कारण अभी फिलहाल छोटी या मध्यम अवधि में बिल्कुल है। महंगाई दर को लेकर के, ब्याज दरों को लेकर के, बारिश की थोड़ी बहुत किल्लत को लेकर के, तो वो शायद बाजार को सता सकती है। राज्य स्तर पर चुनाव है अगले साल, एक बड़ा चुनाव, तो शायद हमारा मानना यह है कि थोड़ा बहुत और दायरे में रहेगा बाजार, थोड़ा बहुत कुछ दिनों के लिए और दायरे में रहेगा। 19,200, 19,300 नीचे की तरफ, 19,500, 19,600 ऊपर की तरफ, और इसी दायरे में मेरे ख्याल से कामकाज करता रहेगा। लेकिन इस दायरे में आपको क्षेत्र के आधार पर, कंपनियों के आधार पर शायद थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस आता हुआ दिखेगा। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं पहली तिमाही के नतीजों को देख करके कि एक अच्छी बात यह है कि कोई बड़ी निराशा नहीं है, और जहां तक सुधार की गुंजाइश है तो वो हमें बिल्कुल नजर आता है। और मैनेजमेंट की जो टिप्पणियां भी थी पहली तिमाही के नतीजों के बाद सुमित, का अमूमन सभी क्षेत्र के,
तो वो यही दर्शाते थे कि हाँ, आगे जाकर के और सुधार होने की उम्मीद है। तो हम आकलन लेकर चलते हैं कि आने वाले समय में सुधार होगा। कुछ कारणों को लेकर के दायरे में बाजार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर बहुत सारे कुछ कारण हैं जिसको लेकर के बाजार में थोड़ी बहुत असमंजस परिस्थिति है। लेकिन यही समय है, मुझे लग रहा है कि आपको एक सक्षम रूप से धीरे-धीरे करके निवेश करके एक बहुत ही मजबूत पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो कॉज ऑफ कंसर्न तो नहीं है कहीं भी बाजार में, कोई ऐसा बड़ा एक्सीडेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ, सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर फेस्टिवल होता है, मानसून ख़त्म होता है और ऑब्वियसली इलेक्शन और बाकी स्पेंडिंग होगी, तो उस लिहाज से भी आप उस पर ज़रूर नज़र रखेंगे। शरद सर, आपने कैसे रीड किया इस क्वार्टर के नंबर्स को? क्योंकि कुछ चीज़ें तो अंडरलाइंग थी, जैसे आईटी के नंबर थोड़े से वीक आएंगे, क्रूड रिलेटेड कंपनियों के नंबर स्टेबल आएंगे, इंटरेस्ट और कॉस्ट हायर साइड पे रहेगी क्योंकि ब्याज की लागत बड़ी है। तो कोई आपको ऐसा अंडरलाइंग चीज़ दिखी, ऑब्जर्वेशन आपका कि हाँ ये क्रूशल रहा इस क्वार्टर के नंबर्स में? नहीं, मुझे लगता है बैंक्स में सबको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है ईसीएल प्रोविजनिंग की वजह से, और वो मेरे हिसाब से अगले क्वार्टर या एक आधे क्वार्टर ऑनवर्ड्स काफी नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्योंकि अगले क्वार्टर यूजुअली आपकी एडवांसेस ग्रोथ पूरी बीएफएसआई स्पेस में और ज्यादा स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए। उसका फायदा आपको जीएनपीए के नंबर सप्रेस होते हुए दिखेंगे, और ऐसा कोई अबनॉर्मल राइज मुझे दिखाई नहीं दिया जीएनपीए नंबर्स में। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सपेक्टेड ही था कि रिफाइनिंग की कंपनीज के मार्जिन्स बेटर आएंगे। सेंटिमेंट के हिसाब से मुझे लगता है जैसी डील विंस ऑलरेडी आईटी कंपनीज अनाउंस कर रही हैं, ग्रेजुअली अगले 3-6 महीने में वो भी काफी हद तक नॉर्मलाइज हो जाएगा। और फॉरवर्ड अर्निंग्स में ज्यादातर हमने अपग्रेड्स ही देखे हैं बजाय डाउनग्रेड्स के। तो मुझे लगता है ऑन बैलेंस एक काफी बढ़िया क्वार्टर रहा है, और आने वाले क्वार्टर के लिए एक बढ़िया बेस बिल्डिंग हो गई है। अगले 2 क्वार्टर तो एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई नेगेटिव आपको इनफ्लो दिखना चाहिए। तो मोर और लेस इन लाइन साइड पे नंबर्स काउंट हुए, लेकिन कुछ स्टॉक की री रेटिंग भी हुई है नंबर्स के बाद, कुछ स्टॉक में अच्छी वैल्यू भी डिटरमिन हो रही है नंबर्स के बाद। अब उन पे बातचीत कर लेते हैं। तो गौरांग सर, हर बार की तरह पहली पिक आपकी तरफ से कौन सी होगी? तो वित्तीय क्षेत्र काफी अच्छा लगता है हमें, और हमारा ये मानना पिछला वित्तीय वर्ष में भी था कि बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसीज बेहतर रुझान करेंगे। लोगों की नजर गिरावट पर इस क्षेत्र पर ज्यादा होगी। जो अच्छी बैलेंस शीट और मजबूत मैनेजमेंट वाले जो बैंक्स है वहां पर, तो सरकारी बैंकों में से हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पसंद किया है। ये बैंक मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो थोड़े छोटी अवधि में आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर आप छोटी मध्यम अवधि का नजरिया नहीं रखते हैं तो हमारा ये मानना है कि पहले तो ऋण की मांग धीरे धीरे करके बढ़ेगी सुमित। दूसरी तरफ ग्रॉस और नेट एनपीए में जिस प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं वो मेरे ख्याल से सराहनाजनक है, और उसके आधार पर प्रोविजनिंग कम हो रही है। ब्याज दरों का जो सिलसिला है, अब 3 क्रेडिट पॉलिसी हमने देख ली, और माननीय गवर्नर साहब ने भी जो टिप्पणियां करी है कि भारत, हमारा जो देश है वो बेहतर परिस्थिति में, वो किसी भी तरह की अनिश्चितता का सामना करने के लिए। और हमारा आकलन ये था सुमित कि शायद इस वर्ष के अंत तक, यानी कि दिसंबर 2023 तक, अगर परिस्थिति अच्छी रही तो ब्याज दरों में कटौती देखने मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से खाने पीने के पदार्थों को लेकर के थोड़ी बहुत चिंताएं हैं, कच्चे तेल को लेकर के चिंताएं, कमजोर रुपया डॉलर के सामने थोड़ा बहुत असमंजस परिस्थिति करता है, तो शायद पहले 3 महीनों में अगले साल जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 में अगर परिस्थिति सुधरी तो शायद ब्याज दरों में कटौती आती हुई दिखेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर हम खरीदारी की राय करें, और मूल्यांकन के हिसाब से अगर आप देखते हैं सुमित, तो बहुत ही आकर्षित लगता है। यहाँ से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित है। तो एसबीआई नंबर्स के बाद पोजीशनिंग बेटर साइड पर, सब्सिडरी का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, हायर लेवल से करेक्शन के बाद एक अच्छे वैल्यू, और अगर आप बैंक्स फाइनेंशियल में कुछ ढूंढ रहे हैं तो एसबीआई एक अच्छा नाम हो सकता है। तो ये पहला नाम गौरांग सर की तरफ से। शरद सर, आपकी तरफ से पहला नाम? क्रॉम्पटन ग्रीव्स के नतीजे कुछ खास नहीं थे इस क्वार्टर में, और कंपनी पिछले कुछ समय से थोड़ा प्रेशर झेल रही थी। बट हमारा ये मानना है कंपनी ने जो स्टैंडर्ड प्रोसेस अभी डिजाइन किया है नए वाइट एरियाज में, वाइट मार्केट्स में एंट्री करने का, तो अगले 2 से 3 क्वार्टर में 2 से 3 अनाउंसमेंट्स की आप उम्मीद कर सकते हैं बड़े वाइट स्पेसेस में जहां वो एंट्री क्रिएट करेंगे। इसके अलावा वो छोटे टाउन्स पे भी फोकस कर रहे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन रीच को बढ़ाने की, जिसका फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। और जिन कंपनी प्रीमियमाइजेशन पे भी फोकस कर रही है, ज्यादातर सेगमेंट जहां कंपनी ऑपरेट करती है, फैंस, इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एलईडीज, ये सब जगह में उनको है कि प्रीमियम जो मार्केट है वहां पे सीएजीआर कंपैरेटिवली मच बेटर है विज़ावी मास मार्केट के।
तो जैसे जैसे कंपनी का ये प्रीमियमाइजेशन एफर्ट, जो कॉस्ट सेविंग एफर्ट, कॉस्ट कटिंग एफर्ट्स उन्होंने पिछले 3-4 सालों में किए हैं, उसका फर्क नंबर्स में दिखने लगता है। हमें लगता है आने वाले समय में ग्रोथ काफी डिसेंट रहनी चाहिए। और जैसे जैसे ये जो नए वाइट स्पेस वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये स्पेस काफी बड़ी है जो इन्होंने आइडेंटिफाई की है, 3-4-5 सेगमेंट्स करंट मार्केट साइज से काफी बड़ी। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी है जहाँ बहुत बड़ी रीरेटिंग आने वाले समय में हो सकती है। और ग्रोथ के हिसाब से FY25 में 10-10 एक रुपए के आसपास की ईपीएस कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। और जैसे जैसे ये नंबर्स और ये चीजें क्लैरिफाई होती हैं, प्लस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के हिसाब से लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है डॉलर डेप्रिशिएट करना चाहिए विजावी इंडियन रुपी, वो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के लिए एक फायदेमंद चीज होनी चाहिए। तो 10 के आसपास की अर्निंग आती है और 40 का मल्टीपल मिलता है, तो 350-400 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से क्रॉम्पटन ग्रीव्स। क्रॉम्पटन आगे आने वाले समय समय है भी उन कंपनियों के लिए जो कि वाइट गुड्स में डील करती हैं। फेस्टिवल डिमांड भी रहेगी और प्लस वो नया एक्विजिशन जो कंपनी ने किया है वो भी पैन आउट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इन दोनों चीज़ों को आधार मानिए। और वैसे भी करेक्शन काफ़ी है, तो करेक्शन के बाद अब डाउन साइड थोड़ी लिमिटेड पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स को। गौरांग सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम। तो आपने प्रोग्राम की शुरुआत में ऑटो सेक्टर का जिक्र किया था, तो वहां से हमने एक नाम जो मेरे ख्याल से कल परसों चर्चा में था, महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M, इसको हमने पसंद किया है। इलेक्ट्रिक वर्जन थार का लॉन्च किया है, ट्रैक्टर्स के नए रेंज इन्होंने उतारे हैं मार्केट में। एसयूवी सेगमेंट में ये सर्वप्रथम नाम आता है। ईवी के करार को लेकर के बहुत जल्द मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हुए दिखेंगे मार्केट में। और जिस प्रकार का इनका कमर्शियल व्हीकल का भी सेगमेंट है और ट्रैक्टर और एग्री इक्विपमेंट्स बाकी जो है, वो अगर भी ये पूरा समीकरण में करता हूँ और यूटिलिटी व्हीकल्स को भी मैं ध्यान में रखता हूँ और नए अवतार में और भी लॉन्च जो होंगे, ये पूरा मेरे ख्याल से एक बड़ा मौका है। मेरे ख्याल से कुछ हफ्ते 2 हफ्ते पहले आरबीएल बैंक में जो इन्होंने थोड़ा बहुत हिस्सा खरीदा था उसको लेकर के करेक्शन आया है, लेकिन अब वो बात इतिहास हो चुकी है सुमित। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एक दूसरा विकल्प होगा लंबी अवधि के लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत दूर नहीं है अपने ऑल टाइम हाई से और बढ़िया तेजी दिखाई है इसने। और मल्टीपल टेलविंड इस समय कामकाज कर रहे हैं, चाहे ईवी हो, नए ट्रैक्टर के सेगमेंट्स हो जो भी अफ्रीका में उन्होंने लॉन्च किए, प्लस मॉनसून का ट्रिगर, साथ साथ एक्सपेंशन, कंपनी के एसयूवीज को लेकर बढ़िया डिमांड, बहुत सारी चीज़ें जिसके आधार पे आप इसको नज़र बना कर रख सकते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एक नाम जिसके ऊपर आप लॉन्ग साइड पोजीशन अपनी देख सकते हैं। शरद सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम। दूसरा नाम होगा ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल। हमारा ये मानना है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है, बट आने वाले 2 क्वार्टर्स में लगातार आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। कंपनी के पास काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड बास्केट है और टेक्सटाइल्स में जो रॉ मटेरियल का थोड़ा प्रेशर था वो भी काफी हद तक ईज आउट हो जाना चाहिए। वैन ह्यूजेन, लुई फिलिप, ये सब टाइप के ब्रांड्स हैं ऑलरेडी कंपनी के पास। इसके अलावा जो एक्विजिशंस कंपनी ने पिछले 2 से 3 साल में किए हैं, मुझे लगता है पोस्ट कोविड एरा में उनका बहुत ज्यादा फायदा कंपनी नहीं उठा पाई है, बट आने वाले समय में उसका भी फायदा मिलना चाहिए। जो इनका ट्रेडिशनल वियर वाला ब्रांड है वहां पे भी FY25-26 तक ब्रेक इवन होना जाना चाहिए। कंपनी के लॉन्ग टर्म लक्ष्य लगभग 25,000 करोड़ तक अपने टॉप लाइन को ले जाने के हैं। तो हमें लगता है जैसे जैसे वो उसकी तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स आपको लगातार इंप्रूवमेंट देखने मिलना चाहिए। TCNS वाला एक्विजिशन भी लगभग सिंक इन हो जाएगा और ग्रेजुअली हमें लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी 2 साल में 500-600 करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लेयर करेगी। और लॉन्ग टर्म में हमारा ये मानना है कि ग्रेजुअली जैसे जैसे ये पूरा थीम प्ले आउट होता है अर्बनाइजेशन का, हायर पर कैपिटा इनकम का, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस वाली कंपनीज काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करेंगी। ट्रेंट एक आपके पास एग्जांपल है। ट्रेंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम थर्ड या फोर्थ स्पेस पे आता है, ये कंपनी सेकंड या थर्ड स्पेस पे आती है। लेकिन वैल्यूएशन वाइज ट्रेंट की वैल्यू मार्केट कैप लगभग 80,000 करोड़ के आसपास है और इनकी मार्केट कैप 20,000 करोड़ के आसपास है। थोड़ा सा डेट के साइड पे प्रेशर है TCNS वाला एक्विजिशन के बाद, बट हमें लगता है जिस तरीके की कैश फ्लो एक्सपेक्टेशन और लॉन्ग टर्म बिल्डअप है वो इतना बड़ा ओवरहैंग नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, तो हमारा ये मानना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी आसानी से यहाँ से डबल हो सकती है। शरद सर, एक बात बताओ, आपने 2 कंपनियां चुनी, दोनों ही केस में फेस्टिव क्रूशियल है गोइंग फॉरवर्ड
और दोनों एक्विजिशन करके बैठे हैं। TCNS की क्लोथिंग की बात करूं या बटरफ्लाई गांधीमती की बात करूं, तो इनके इम्पैक्ट का भी अभी तक पूरा जो कंसोलिडेशन उसका इम्पैक्ट पूरा आया नहीं है, तो शायद 2 क्वार्टर में वही पूरा इम्पैक्ट दिखाने लग जाए। तो क्या ये कॉमन था क्या, और वैल्यू भी और दोनों में अच्छी मिल रही है हायर लेवल से करेक्शन के बाद, यही पिक किया है क्या आपने? नहीं, देखिए रिजल्ट में जो भी थोड़ा बहुत परफॉर्म करते हैं उनको तो वैसे ही, अभी बाजार थोड़ा तेज था तो सब चीज उसी में रिस्पॉन्ड कर जाती है। बट जहाँ थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट है या थोड़ा सा आपको 1-2 क्वार्टर फॉरवर्ड व्यू लेना है, तो मुझे लगता है वहां पे आपको वैल्यूएशन कंफर्ट ज्यादा मिलता है। तो अगर आप वैल्यूएशन कंफर्ट, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ी ज्यादा मिलती है, तो फॉरवर्ड अपसाइड भी आपको बहुत ज्यादा मिल जाती है वहां पे। खैर, दोनों ही स्टॉक्स पे आप नजर रखिए, आदित्य बिरला फैशन और साथ साथ क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ये 2 नाम अब तक आपको शरद सर ने बताया है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, दोनों जानकारों से एक एक स्टॉक पिक और लेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं वीकली टॉपिक्स और हम बातचीत कर रहे हैं गौरांग सर से, शरद सर से, उनकी इंडिविजुअल पिक्स को लेकर भी और साथ साथ अर्निंग्स को लेकर भी। तो गौरांग सर की तरफ से 2 पिक्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, SBI और M&M। अब गौरांग सर, तीसरी पिक आपकी तरफ से। तीसरी कंपनी है उड़ान क्षेत्र की सबसे दिग्गज कंपनी इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो। उस पर बात करने से पहले, पहली सकारात्मक बात करने से पहले, 1 या 2 जो नकारात्मक छोटी या मध्यम अवधि में पहलू है उसकी जानकारी मैं आपके सभी दर्शकों को दे दूं। एक तो है प्रमोटर फैमिली से जो बिकवाली हुई हाल ही में, उसको लेकर के दबाव, और दूसरी है इनके पास जो हवाई जहाज है सुमित, वहां पर एयरबस नियो प्लस मैक्स वगैरह जो भी है, वहां पर जो इंजन लगे हुए हैं वो Pratt & Whitney इंजन लगे हुए हैं, और वहां पर कुछ इनके हवाई जहाज जमीन पर खड़े हुए हैं क्योंकि वो इंजन में कुछ दिक्कत आई है और वो दिक्कत सुलझाने के लिए थोड़ा बहुत समय लग रहा है। और दिक्कत ये भी है सुमित कि हवाई उड़ान वाली कंपनियों को जितने हवाई जहाज वो उड़ान भरे के रखते हैं तो उनको बहुत मुनाफा होता है, अगर जमीन पर आके अटकते हैं कुछ दिक्कतों को लेकर के तो उनको नुकसान ज्यादा होता है। तो हमारा मानना है कि ये छोटी मध्यम अवधि के लिए ये 2 दिक्कतें हैं, इसका जो पर्याप्त रीत से जो सुलझाना है वो मेरे ख्याल से समय अनुसार ये सुलझ जाएगा। सबसे बेहतरीन ऑपरेशनली अगर आप देखें तो LCC मॉडल वाली ये कंपनी है। LCC तो मेरे ख्याल से नाम के लिए लो कॉस्ट कैरियर सुमित, अगर आप दाम देखें तो मेरे ख्याल से फुल फ्लैज एयरलाइंस के तरह के ही टिकट के दाम होते हैं। नए ऑर्डर्स ये वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के लिए बोइंग के साथ करार करने वाले हैं, वर्चुअली एक फाइनल स्टेजेस पे हैं, जिससे मोर कनेक्टिविटी और मोर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज आ जाएगी। जहां पर ये कामकाज कर रहा है वहां से नीचे की तरफ के दायरे हमें काफी सीमित लगते हैं। और अभी जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे, त्योहार का सीजन आएगा, छुट्टियां आएगी, तो मेरे ख्याल से मुसाफरी हो सकती है, और वहां पर आप रियलाइजेशन देखें तो सबसे अच्छा रियलाइजेशन इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो का है, और कनेक्टिविटी भी बेहतर है, मात्र स्थानीय मार्केट में नहीं, अंतरराष्ट्रीय रूट में भी अगर आप देखें तो काफी कुछ उड़ाने हैं। आज कल ही इन्होंने कुछ 2 नए कनेक्शंस इंटरनेशनल लेवल पर चालू किए हुए। तो एक तीसरा विकल्प उड़ान क्षेत्र से होगा इंटरग्लोब एविएशन। सही समय पर आपने कह दिया कि जो फेयर्स हैं वो कंट्रोल्ड हैं, मतलब वो ज़्यादा है, लो कॉस्ट तो ये कहीं से भी नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी एविएशन स्पेस में 52% मार्केट शेयर कमांड करने वाली कंपनी, एक ओवरहैंग ज़रूर है प्रमोटर के स्टेक ऑफलोड का, लेकिन जनवरी 2024 तक एटलीस्ट अभी तो नहीं है लॉक इन की वजह से। सो आप एक अच्छे विकल्प को तलाश सकते हैं इंडिगो एयरलाइंस में। शरद सर, आपकी तरफ से तीसरा नाम। SW सोलर या स्टर्लिंग विल्सन रेन्यूएबल एनर्जी। हमें लगता है रेन्यूएबल एनर्जी स्पेस में डिमांड काफी रोबस्ट रहनी चाहिए। पहले क्वार्टर में भी लगभग 450 करोड़ के नए ऑर्डर विन्स आए हैं। पिछले 3-4 सालों में लगातार सालाना 5,000 करोड़ के आसपास, 4.5 से 5,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर विन्स आए हैं। ग्लोबली प्रेजेंट है कंपनी, लगभग 19 कंट्रीज में प्रेजेंट है। वहाँ इनके प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, और सोलर में जो नीति है सरकार की वो भी बहुत क्लियर है, जो ग्लोबल कैपेक्स है वो भी काफी क्लियर है। 63 गीगावाट की सालाना इंस्टॉलेशंस 2022 में हुई थी, ये 2030 तक बढ़ के लगभग 150 गीगावाट ग्लोबली हो जाएगी। और इंडिया में भी ज्यादातर PSUs के लगभग साल के 15 से 20 गीगावाट एडिशंस के प्लान हैं 2025-26 तक। रिलायंस अकेला लगभग 10 गीगावाट सालाना एडिशन करेगा। रिलायंस इस कंपनी में होल्डिंग भी है रिलायंस की, तो उसके भी ऑर्डर्स इनको प्रेफरेबल मिलनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी ने अफ्रीका में, नाइजीरिया में कोई बड़ा प्रोजेक्ट साइन अप किया है, जो मेरे हिसाब से अगले 1-2 क्वार्टर में रिजल्ट देना चाहिए, तो उसका भी फायदा मिलने लगेगा नंबर्स में।
इसके अलावा कंपनी के पास्ट प्रोमोटर्स ने कुछ प्रोजेक्ट लॉसेस के लिए इंडेमनीफाई किया हुआ है कंपनी को। तो FY24 में 200-250 करोड़ रुपए वो प्योर बॉटम लाइन एडिशन आएगी। और इसके अलावा टोटल जो इंडेमनिटी है वो करीब 1100 करोड़ के आसपास की है। तो ग्रेजुअली वो भी रिसीवेबल्स अगर आती है तो वो भी फायदा होना चाहिए। और मुझे लगता है ये जो थोड़ा बहुत निगेटिव राइट ऑफ्स वगैरह इनको करने पड़ रहे थे, वो लार्जली ये क्वार्टर में खत्म हो गए। अब ग्रेजुअली आपको हर क्वार्टर ऑनवर्ड्स इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए नंबर्स में। तो हमारा ये मानना है कि हो सकता है इस साल पहले क्वार्टर लॉस आया तो इस साल के नंबर्स उतने रोबस्ट नहीं दिखे, बट Q2 ऑनवर्ड्स जो भी नंबर्स आएंगे लगातार इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। नाइजीरिया वाली डील अगर उसको लेके कुछ कंक्रीट कंपनी अनाउंस और फर्दर करती है तो वो एक फर्दर किकर होना चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक एक मल्टीबैगर की तरह आपको होल्ड करना चाहिए। अगर मैं बहुत कैजुअल एस्टिमेट्स भी करूं तो मुझे लगता है FY26 में लगभग 30-35 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी रिपोर्ट कर देगी। और ग्रेजुअली जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट बास्केट साइज बढ़ता है इनके वर्ल्ड रेवेन्यूज भी बढ़ने चाहिए, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स जो आप बनाते हैं उसमें मेंटेनेंस भी आपको मिलता है। जी। तो इनिशियली 600 से 650 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से स्टर्लिंग विल्सन सोलर 600-650 के टारगेट्स के लिए, और एक वो बड़ा मिडिल ईस्ट का ऑर्डर वो पेंडिंग है जो बहुत समय से, वो एक बड़ा ट्रिगर भी इनके लिए बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग सर आपका भी, शरद सर आपका भी, हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रखने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी रणनीति बताने के लिए। सभी शेयरों को आप देख रहे हैं साइड विंडो में, जहां पर आप अपनी पोजीशंस गोइंग फॉरवर्ड बना सकते हैं। तो बाजार को लेकर एक अच्छे सिचुएशन है और अर्निंग को लेकर ऐसा कोई खराबी सो फार नहीं देखने को मिली है। तो कुछ शेयर जिनके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। फिलहाल इसका कम इतना ही। नमस्कार।